हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं चेतना शर्मा आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आई हूँ। क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। और अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो चैप्टर 1 का क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंग्लिश बाबा चैनल, एंड देयर यू कैन फाइंड माई वीडियो। प्लीज़ गो अहेड, वॉच एंड लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट। यहाँ पे आप इंग्लिश बाबा का नंबर नोट करिए 8059041145, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम englishbaba.eb। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और इससे जुड़े हुए आपके जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। जो भी मिसकंसेप्शन है आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। Micro means small and organisms means small animals. Okay. Then microorganisms combinedly known as small, very small organisms, वो बहुत छोटे छोटे जीव जंतु जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। Those which cannot be seen through naked eye and we need a microscope to study them. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मैंने माइक्रोस्कोप आपको दिखाया है। इस माइक्रोस्कोप में हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रोबायोलॉजी आर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सो इफ यू वांट टू बी अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन फ्यूचर, प्लीज start with the basic, and this is from the 8th class onwards. Go ahead with your video and you will learn about microorganisms. Microorganisms are found everywhere, widely spread. Air, water, soil, everywhere you can find microorganisms, and these are, some of them are very beneficial for us and some are serious harmful for us. And today, these days, you know about one virus which is truly harmful and creating a lot of pandemic. Yes, मैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ जिसने इस वक्त तबाही मचा रखी हुई है, कोरोना। हाँ, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चारों तरफ फैले हुए हैं। एयर में भी हैं, हवा, पानी, बहुत सारी जगह पे ये फैले हुए हैं, और ये हमारे लिए उतने ही उपयोगी भी हैं और उतने ही अनुपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि जब ये हमें हार्म करने पे आ जाते हैं तो हमें बहुत सीरियसली हार्म करते हैं। और वैसे भी आजकल एक वायरस ने खूब तबाही मचा रखी है, आप तो जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। अब ये वायरस इतना छोटा सा और ये हमें कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, कैसे बाकी लोगों को अफेक्ट कर रहा है, इसकी स्टडी हम करते हैं। और हम इससे बच कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन भी हमें पता होना चाहिए। So let's begin with the classification of microorganisms. They have been classified into 4: virus, bacteria, fungi and protozoa. ये वायरस 3 इडियट्स वाला वायरस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सीरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। It's time for a question. Microorganisms are classified into how many types? 3, 4, 2, 5. Do answer me this question in comment box. Okay? Few seconds ago, I have given the answer of the question. Let's begin with the first category, virus. वायरस के साथ एक मिथ जुड़ा हुआ है, भ्रम जुड़ा हुआ है। वो भ्रम क्या है कि वायरसेस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आप पूछेंगे क्या वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी क्यों दी गई? जी हाँ, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भी और नहीं भी, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, खुली आंखों से, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, इसलिए उसे हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। अब जब हम उसे माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं तो वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, लेकिन बाकी की कैटेगरीज लाइक बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ की तरह ये प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाता। इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगाई जिधर भी प्रेजेंट है बहुत एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है, जबकि वायरस इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। वंस वायरस enters the host body, it becomes active and it start creating the life process. अब ये host body क्या होती है? The body in which virus enter
for their life process is called host. आपके घर पे कोई भी मेहमान आते हैं तो आप उसकी मेहमान नवाजी करते हैं? बस अभी आजकल वायरस बहुत फैला हुआ है जिससे अपनी मेहमान नवाजी करवानी है, कोशिश करिए कि आप उसकी मेहमान नवाजी नहीं करें। Viruses are of different shape and size. You can see this in the picture. Influenza virus spherical है, bacteriophage tetrahedral है, Ebola virus एक thin tube like structure है. So you don't have to study about these virus, but this picture I have shown so that you can know viruses exist in many shapes and size. ये पिक्चर आपको बस इसलिए दिखाई गई है कि वायरसेस बहुत सारे होते हैं, एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। वायरसेस कॉमन एलिमेंट्स में भी काम है, जैसे सीजनल चेंज जब भी होता है आप में से बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ जाते होंगे, सर्दी खांसी जुकाम ये होता है। हम इंडियंस को स्पेशली होता है क्योंकि हमारे क्लाइमेट में चेंजेस लगे रहते हैं, कभी बारिश कभी ठंड कभी गर्मी, और हम जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। तो ये कॉमन एलिमेंट्स जो हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, कफ, ये वायरस की वजह से होता है। अभी मैंने डिस्कस करा कि अभी रिसेंटली एक नया डिजीज़ कोरोना आया है सिंस 2020 ऑनवर्ड्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बहुत सीरियस डिजीज़ पैदा कर रहा है। जस्ट लाइक पहले चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हुआ करते थे या पोलियो हुआ करता था। वी थैंक्स टू आवर इंडियन गवर्नमेंट कि पोलियो का अभियान इतने हाई लेवल पर हुआ कि आज इंडिया में कोई भी पोलियो का पेशेंट नहीं है। एंड आई विश कि हमारे कंट्री में जल्दी से कोरोना वायरस का भी कोई पेशेंट नहीं हो। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजो आर सिंगल सेल्ड वन सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंगल मीन्स वन एंड सेल तो आपको मालूम है द यूनिट, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अबाउट सेल वी विल स्टडी इन द अदर फ्यू चैप्टर्स। नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन बैक्टीरिया और प्रोटोजो का बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए उसे हमने सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला। एल्गी फंगाई आर मल्टीसेलुलर मेड अप ऑफ मेनी सेल। हमारी तरह इतने सेल नहीं है इनकी बॉडी में, लेकिन इनमें एक से ज़्यादा सेल हैं, इसलिए इन्हें मल्टीसेलुलर बोला। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कहाँ? अभी मैंने आपको बोला ये सारी जगह प्रेजेंट हैं, एयर, वाटर, सॉइल, एवरीवेयर। तो ये पानी है हो गया, चाहे गर्म हो गया, ठंडा पानी हो गया, नमक का पानी हो गया, वहाँ पे भी हैं। सॉइल हो गया, चाहे डेजर्ट हो गया या आपका मार्शी लैंड हो गया, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि डेड एंड डिकेइंग मैटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, एनिमल की बॉडी में भी होते हैं। सम मे लिव अलोन, कुछ को अकेले रहना पसंद है जैसे एल्गी, और कुछ कॉलोनीज़ में ग्रुप बना के फ्रेंड्स की तरह रहते हैं लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया। पर ये इनकी जो ग्रुपिंग है ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है। एज आई टोल्ड यू दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर, चारों तरफ प्रेजेंट हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारी मदद भी करते हैं, दे हेल्प अस, एंड सम सीरियस डैमेज दे देते हैं हमें, बहुत हार्म करते हैं हमें, इंक्लूडिंग आवर एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीबडी। यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। बड़े मज़े से दही खाते हो, कैसे जमता है वो दही? अच्छा, आपने कभी अपनी मम्मी को दही जमाते हुए देखा है? व्हाट शी डज इज, दूध गर्म किया, उसमें 1 स्पून कर्ड ऐड किया और 5 to 6 आवर्स को अनटच अनडिस्टर्ब्ड बिना हिलाए डुलाए रख दिया एक कोने में और दही जम गया। दही जमने के पीछे एक बैक्टीरिया का हाथ है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ब्रेड एंड केक ऑल्सो, ब्रेड सॉफ्ट स्पंजी केक, यमी यमी, बर्थडे पे, आपका बर्थडे तो बिना केक्स के हो ही नहीं सकता, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से है। यू शुड थैंक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। एल्कोहल, वाइन, जितनी भी एल्कोहल हैं, वाइन्स हैं, एसिटिक एसिड इज़ अनदर नेम ऑफ विनेगर।
ओके, विनेगर एडिबल है, अनएडिबल भी है और एडिबल भी है। तो जो एडिबल विनेगर है वो भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, मेडिसिन और वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा हाथ है। केमिकल्स के यूज़ से हम बनाते हैं, लेकिन ये भी हमारी मदद करते हैं। क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, स्वच्छ भारत अभियान तो इन्होंने सबसे पहले छेड़ा हुआ है, हम बाद में करते हैं, ये पहले ही कर देते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अगर आपने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर 1 का वीडियो देखा है तो सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे इन्हांस करते हैं, ये आप वहाँ पे जा कर के भी देख सकते हैं। अब बात आई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रोब्स। दे कॉजेज डिजीज़ेस ऐसी हैं जो कि जानलेवा भी हैं, कुछ हमें बहुत बीमार कर देती हैं, वीकनेस लाती है। ये हमारे साथ ही नहीं है, ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। स्पॉयल फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग, अच्छा आपकी मम्मी ने कुछ टेस्टी सा खाना बनाया, कितने दिन तक आप उस खाने को खाओगे? फ्रिज में भी रखोगे तो भी वो खाना कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएगा या सड़ जाएगा। अब सड़ा हुआ खाना नहीं खाना है, अगर आपने सड़ा हुआ खाना खाया तो पक्का फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो इसलिए जब भी फ्रेशली कुक खाना मम्मा बनाती हैं तभी के तभी आपको खा लेना चाहिए, ख़त्म कर लेना चाहिए। ज़्यादा दिन तक रेफ्रिजरेटर का खाना भी नहीं खाना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड, दैट्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस थिंग दैट दे हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक। माइक्रोब्स, अभी बात करी थी हमने दही जमाने की, मम्मी ने कैसे दही जमाया, उसके पीछे एक बैक्टीरिया का हाथ था। वो बैक्टीरिया कौन सा है? यस, दिस इज़ द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस, you have to remember the name of this bacteria which helps in the preparation of curd. दही जमाने में ये बैक्टीरिया मदद करता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग पिकल्स एंड चीज़। चीज़ तो सबको पसंद है और इतना सारा चीज़ पिज़्ज़ा में डाल के अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, पर इसके पीछे भी बैक्टीरिया का हाथ है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। What is the name of bacteria used in the preparation of curd? दही जमाने में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? स्पायरोगायरा, एल्गी, लैक्टोबैसिलस, प्लाज्मोडियम। Please answer the question in comment box. Please do answer the question. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड, एज आई टोल्ड यू कि स्वच्छ भारत अभियान तो इन्होंने सबसे पहले छेड़ा हुआ है, हम बाद में सफाई करते हैं, ये पहले ही सफाई कर देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ एनिमल्स जो मर गए, कुछ लोगों को दफना दिया जाता है और कुछ पत्ते जो टूट टूट के गिर जाते हैं, जब ये सड़ने गलने लग जाते हैं तो इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं जो कि इन्हें और डिकम्पोज करते जाते हैं और सड़ा देते हैं। जब ये बिल्कुल सड़ जाएगा और डिकम्पोज, फाइनल डिकम्पोजिशन जो प्रोडक्ट आएगा वो हो जाता है मैन्योर, और मैन्योर को हम यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। मैन्योर के एडवांटेजेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय फर्स्ट वीडियो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। In the agriculture, they are used to increase the fertility by fixing the nitrogen. Very very important. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, प्लांट की रूट में डालते हैं और उनसे उनको नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट मिलता है, विच इज़ वेरी 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 इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट, एनी क्रॉप। Microorganisms as a friend continued. Yeast, it reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. बहुत जल्दी से ये बबल्स आ जाते हैं इसके अंदर, वो बबल्स किस गैस के हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। और ये जो गैस बनती है ईस्ट के रिप्रोडक्शन से, ये गैस बेकिंग के पर्पज़ से इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। ब्रेड लार्ज स्केल पे सब लोग खा रहे हैं, इतने लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन करना है तो हमें ईस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर यूज फॉर फर्मेंटिंग इडली एंड डोसा बैटर। इडली डोसा किसे पसंद नहीं है? इडली और डोसा के बैटर में खमीर उठाना, खमीर या फर्मेंट करना,
ईस्ट की मदद से या बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फर्मेंटेशन। सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये इडली या डोसा बैटर को फर्मेंट करता है या उसमें खमीर उठाता है। तो एक्चुअली खमीर क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ फर्मेंटेशन। अपने अपने कोई भी चीज़ है उसकी अपनी कोई शुगर होती है, अपना नेचुरल शुगर कंटेंट जो होता है वो फर्मेंट होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं या खमीर उठना कहते हैं। इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था लुइस पैस्चर ने। Microbes are also used for making alcohol, wine and vinegar. As I have already told you that vinegar, wine and alcohol large scale पे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है और माइक्रोब्स उसमें हेल्प करते हैं। For alcohol, natural juices of grains, barley, wheat and rice are crushed into juices. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर चीज़ में अपना एक नेचुरल शुगर होता है। उसको अगर हम कोई भी बार्ले हो गया, व्हीट या राइस को जब हम क्रश करते हैं तो उनका नेचुरल जूस निकलता है और उस नेचुरल जूस को अगर हम माइक्रोब्स की हेल्प से फर्मेंट कर दें, सड़ा दें या उसमें खमीर उठा दें तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज एज मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन्स विच किल, या तो मार ही देती हैं या फिर स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, ख़त्म कर देती हैं ताकि वो हमारी बॉडी में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए। एंटीबायोटिक्स का नाम आपने सुना होगा जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होने के बाद, वो आपको कहते हैं ये एंटीबायोटिक है, सुबह शाम लेनी है, ठीक है। Streptomycin, tetracycline, erythromycin are some antibiotics made from fungi and bacteria. These are the common antibiotics which we use as a medicine. And the first antibiotic is penicillin. Penicillin first antibiotic है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। Antibiotics are also given to plants and animals. ऐसा नहीं है कि हम बीमार पड़ते हैं, जब हमारी बॉडी में माइक्रोब्स एंटर हो रहे हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में भी माइक्रोब्स एंटर होते हैं, हमें उन्हें भी एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। इट्स टाइम फॉर अ क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन। जस्ट अ फ्यू सेकेंड अगो आई आंसर्ड द क्वेश्चन। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। Now I have told you that microorganisms enters to the body of plant, animal and human beings. In few cases we give them antibiotics. Antibiotics क्या करते हैं कि antibiotics माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर गए उनको मार देते हैं या उनको ग्रो होने ही नहीं देते, ग्रो होने से रोक देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी चीज़ की से बीमार ही नहीं पड़े तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वैक्सीन दे सकते हैं। अभी कोरोना डिजीज़ जो चल रहा है उसका वैक्सीन नहीं आया है, लेकिन आपने नोटिस करा होगा कि जब भी आपके घर में एक छोटा सा क्यूट सा बेबी आता है तो उसका वैक्सीन चार्ट पहले बन जाता है। ये वैक्सीन होता क्या है? ये वैक्सीन लगाने क्यों है? क्यों चाहिए हमें वैक्सीन? लेट्स स्टडी व्हाई इन्फेंट्स आर गिवन वैक्सीन to fight against microbial diseases as their body after vaccine produces antibodies. जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स खाने के बाद हमारी बॉडी में होता क्या है? हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट एक नए सोल्जर्स की तैयारी करती है, नए सैनिकों की तैयारी करती है। हमारी बॉडी के जो सैनिक हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़। वो डिशम करके सारे वायरस को मार देते हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। तो इसीलिए जब भी हमारे घर में छोटा सा प्यारा सा बेबी आता है उसको हम जब भी वैक्सीन लगवाते हैं तो हम नोट करते हैं कि उसको ऑलमोस्ट बाकी सारी डिजीज़ का वैक्सीन लग चुका है या नहीं।
जब वैक्सीन लग जाता है तो उनकी बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज़ जनरेट कर लेती है ताकि वो उस डिजीज़ से फाइट कर सके। So vaccines are given at an early age in order to fight against diseases in future like smallpox, tuberculosis, hepatitis, polio drops. Polio drops is also a vaccine. इंजेक्शन की फॉर्म में नहीं देते उसे, तो ड्रॉप्स की फॉर्म में देते हैं। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। Some bacteria present in air fix atmospheric nitrogen into increase soil fertility. क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। कैसे? पहला एग्जाम्पल दिया था कि जब कोई प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बींग्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है तो उसको और सड़ाने के बाद वो उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। उस मैन्योर को या खाद को हम ले जा कर के सॉइल में, मिट्टी में डाल देते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऑलरेडी होते हैं प्रेजेंट, वो क्या करते हैं कि एयर में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, उस 78% नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, उस एयर में से नाइट्रोजन को लेकर के प्लांट की रूट में फिक्स कर देते हैं। डायरेक्टली प्लांट की रूट को वो नाइट्रोजन मिल गया। इससे क्या हुआ? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई। दीज माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो जो बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट थे जिन्होंने एयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट की रूट को पहुंचा दिया, उन्हें हमने क्या बोला? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Microbes are harmful in causing disease in human, animals and plants. ये disease के फॉर्म में ही हमें हार्म करते हैं। Just like you can see in the picture, आज की डेट में हम सारे के सारे अगर मास्क नहीं लगाए ना तो हमने भी एक दूसरे को डिज़ीज़ दे देना है। और उस डिज़ीज़ का नाम तो आप सभी जानते हैं, हर बच्चे से बूढ़ा तक जानता है, कोरोना वायरस। Harmful microorganisms, the disease-causing microorganisms are called pathogens. Disease क्या है? Word है dis-ease, uneasiness. जब आप नॉर्मल हेल्दी लाइफ से हेल्दी फील नहीं करते, आपको एक अनईजीनेस होती है, शरीर में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम है, दर्द है, कुछ भी होता है, उसे हम डिजीज़ बोलते हैं। ये अगर डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब डिजीज़ करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें पैथोजेंस बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के हैं, कुछ सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं जिनको हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोल दिया। अब जो डिजीज़ दे रहे हैं उन्हें हमने क्या बोल दिया? पैथोजेंस। तो अब उनको हम बीमारी देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बोल करके क्या बोल सकते हैं कि पैथोजेंस हैं ये। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो स्पॉइल फूड, क्लोथ्स एंड लेदर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लेदर का पिक्चर है और ये लेदर भी ख़राब होने लग जाता है। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एयर में, वाटर में, सब जगह जहाँ प्रेजेंट हैं वो एक्चुअली स्पॉइल करने का काम कर रहे हैं। फूड को भी, कपड़ा भी हो गया और आपका लेदर भी हो गया। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स या फिर पैथोजेंस जो कि हमें बीमार करते हैं। क्या डिजीज़ करते हैं वो? कि वो आते कहाँ से हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आए कहाँ से, हमारी बॉडी के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारी जगह वाइड स्प्रेड है, वाइडली स्प्रेड है, एयर, वाटर, सॉइल, एवरीवेयर। सो ये वहीं से हमारे बॉडी में डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं। पानी पिया हमने, सांस तो हम लगातार लेते रहते हैं, या फिर हमने गंदा ख़राब खाना खा लिया, उससे भी हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो वो डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं वो कुछ तो कंटेजियस होती हैं। कंटेजियस मतलब कैन स्प्रेड इजीली फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। जब ये कंटेजियस हो गई मतलब जो बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई, किसी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट हो गया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से,
तो वो जो भी बीमारी है, जैसे आजकल कोरोना वायरस है, वो कंटेजियस है, स्प्रेड हो सकता है। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। वही हो रहा है आजकल, है ना। तो इसलिए इस डिज़ीज़ को हम क्या बोल देते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, कि वो कम्युनिटी में स्प्रेड हो सकती है। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज़ और भी हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, लाइक कॉलरा, हैज़ा, कॉमन कोल्ड, आपका छोटा मोटा सर्दी खांसी ज़ुकाम, सर्दी खांसी ज़ुकाम से ही बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के बारे में भी आपको मालूम होगा कि टीबी भी लगातार खांसी जिनकी होती है, वो उनके लंग्स, बॉडी में लंग्स होते हैं, उनको ख़राब कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये इसलिए कहते हैं कि जो भी, जिसको भी टीबी है, उससे भी दूरी बनाए रखनी है हमें, ताकि हम उसके कांटेक्ट में नहीं आए। जब वो खांसे या छींके तो हमें उससे एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है। इसीलिए आज की डेट में जो कोरोना वायरस है, उससे बचने के लिए भी हम क्या क्या कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और कंटिन्यूसली मास्क लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये मास्क या सैनिटाइजेशन अपने कॉमन कोल्ड के टाइम पे, जब हमें नॉर्मल सीजनल चेंजेस के टाइम पे सर्दी खांसी ज़ुकाम होता है, तो हम बाकी बच्चों को, बड़े बूढ़ों को जो कि हमारे साथ रहते हैं, उन्हें भी इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस आजकल हम कर रहे हैं मास्क लगाने की या सैनिटाइजेशन करने की, ये एक अच्छी प्रैक्टिस में आता है। ठीक है, जब भी आपको लगे कि आपको इस तरह का कोई कंटेजियस डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो आप इन प्रैक्टिसेस को, इन सब चीज़ों को अब तब भी फॉलो कर सकते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। ह्यूमन्स में डिजीज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो गया। जब हमने सांस तो हम कंटिन्यूसली ले रहे हैं, अगर हवा में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था तो हमारे सांस लेते वक्त हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुस गया, या फिर हमने जब खाना खाया तब हमारी बॉडी में आ गया, या फिर हो सकता है हमने कहीं का भी गंदा पानी पी लिया, तब भी हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसको हमने बोला कि वो हम डायरेक्ट इन्फेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं होते, लाइक आपने डेंगू और मलेरिया का नाम तो सुना ही होगा, है ना। अब डेंगू और मलेरिया हमें मच्छर के काटने से हो रहा है, डायरेक्टली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में नहीं आ रहा। मच्छर और के काटने से, या फिर मक्खी जो हमारे घर में गंदे सड़े गले खाने पे बैठ कर के, फिर गंदी जगह पे, गार्बेज पे, कूड़े कचरे पे बैठ कर के फिर हमारे घर में आ जाती है, उससे भी हम इन्फेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम इनडायरेक्टली बोलेंगे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट हो रहे हैं। अब ये जो मच्छर मक्खी हो गए जो कि हमें डेंगू, मलेरिया या कॉलेरा दे रहे थे, इनको हमने क्या नाम दे दिया, कैरियर्स। कैरियर्स क्यों बोल दिया, क्योंकि ये बीमारी को कैरी करके ला रहे हैं अपने साथ। इसीलिए कहा जाता है अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, मच्छर मक्खी इन सब से क्लीन रखना है अपने आप को, ताकि आपको डेंगू, मलेरिया या कॉलेरा जैसी बीमारी ना हो। अब हमने बोला कि इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो कि माइक्रोब को कैरी करते हैं, जैसे हाउस फ्लाई और मॉस्किटोज, दे आर कॉल्ड कैरियर्स, दे आर द कैरियर्स ऑफ द डिजीज। ओके, अब आपको मैंने बताया कि ये कैरियर्स कैसे बने थे, क्योंकि ये गंदी जगह बैठे, फिर आए उड़ते हुए और हमारे साफ़ सुथरे जगह पे बैठ गए, या फिर हमारे बने हुए खाने पे बैठ गए, और वही खाना हमने मज़े से अगर खा लिया है तो समझ जाओ कि अब कहीं ना कहीं झोल है, हम कहीं ना कहीं बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करो कि आप घर का खाना तो हेल्दी है ही, लेकिन बाहर जब भी खाना खाने जाते हो तो कोशिश करो कि साफ़ जगह का पानी पियो और साफ़ जगह का ही खाना खाओ। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। एनोफिलीज मस्किटो कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट की फॉर्म में भी हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, आपके बालों में जुएं पड़ गए, वो एक पैरासाइट ही हैं। उन्होंने आपका वहाँ पे घर बना लिया, आपका खून भी चूस रहे हैं सर में से, और आपको
तकलीफ़ भी दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो मस्किटोज़ हैं वो उनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं। जैसे कि ये मस्किटो की स्पीशी है, मस्किटो की एक जाति का नाम है एनोफिलीज मस्किटो। ये क्या करता है, ये मलेरिया के पैरासाइट मतलब प्लाज्मोडियम को अपने साथ लेकर के आता है और जब आपको ये काटता है तो आपके ब्लड में उस पैरासाइट को या प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है, फिर आपको डिजीज़ होता है मलेरिया, ठीक है। उसी तरीके से डेंगू नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। फीमेल एडीज मस्किटो मतलब मादा मच्छर, मादा एडीज मस्किटो, ठीक है, ये कैरियर है डेंगू वायरस का। तो ये डेंगू के वायरस को अपने साथ लेके चलती है, आपको काट करके आपकी बॉडी में डेंगू का वायरस छोड़ देती है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि आप मच्छर मक्खी से बच के रहिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमन ह्यूमन डिजीजेज इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैटेगरी आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी। दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4: वायरस, बैक्टीरिया, फंगा एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। दिस इज़ मोर, देयर आर मोर क्लासिफिकेशन जिसको हम हायर एजुकेशन हाई क्लास में पढ़ सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले ह्यूमन डिजीजेस कौन कौन से हैं। अच्छा, आई हैव मेड द प्रॉपर टेबुलेटेड फॉर्मेट ऑफ दीज डिजीजेस जो कि बॉडी में हो रहे हैं, इनका नाम क्या है, ये कैसे हमारी बॉडी में आ रहे हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पहले मैं बैक्टीरिया का स्टडी कर रही हूँ, फिर वायरस का, फिर प्रोटोजोआ का स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन विद द बैक्टीरियल डिजीजेस विच कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस का है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कहाँ से आया, हवा से आता है। और हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम आइसोलेशन। आइसोलेशन वर्ड आजकल बहुत चर्चा में है। आप आइसोलेट हो जाइए और एक सूटेबल वैक्सीन लगवाइए, पूरा मेडिसिन का कोर्स करिए। दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ कॉलेरा हैज़ा। ये क्या होता है, हाउस फ्लाई जो गंदगी लेकर के आ जाता है ना आपके पानी में या आपके खाने पे बैठ जाता है, उससे होता है। तो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़ कॉलेरा इज़ बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। कंटामिनेटेड मतलब प्रदूषित खाना या पानी पीने से हमें कॉलेरा जैसी बीमारी बैक्टीरिया से हो सकती है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसमें हमें क्या करना है, एक पर्सनल हाइजीन रखना है। पहली बात तो है हमें अपने घर में मच्छर और मक्खी को घुसने नहीं देना है, ठीक है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन वर्ड भी आजकल बहुत चर्चा में है। सैनिटाइजेशन सभी लोग कर रहे हैं और हमें रेगुलर बेसिस पे भी करना चाहिए। इस टाइम पे ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और कंज्यूम गुड फ्रेशली प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ इज़ टाइफॉइड। टाइफॉइड भी वाटर से आता है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटाइजेशन, ईट कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। बैक्टीरियल डिजीजेस हमने डिस्कस कर ली कौन कौन सी हैं, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा एंड टाइफॉइड। लेट्स कम टू द वायरस। वायरस से डिजीज़ हुआ मीजल्स। मीजल्स आया एयर से। इस कंडीशन में पेशेंट को आइसोलेट करके रखना है एंड वी कैन गिव द प्रॉपर वॉट एवर द वैक्सीन इज़ रिक्वायर्ड। प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ मीजल्स को भी प्रिवेंट किया जा सकता है और अगर कोई इन्फेक्ट हो गया तो उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है ह्यूमन डिजीज़ चिकन पॉक्स। ये एयर या किसी ऑलरेडी चिकन पॉक्स इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से होता है। थर्ड है पोलियो। ये भी एयर या वाटर से होता है। स्पेशली वाटर से होता है जब आप कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम कर लेते हैं, एक प्रदूषित जल को आप पी लेते हैं। फोर्थ वायरस डिजीज़ इज़ हेपेटाइटिस बी। ये भी वाटर से होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप खाते हैं पानी, जो आप खाना खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं, वो पानी साफ़ होना चाहिए। खाना प्रॉपरली कुक्ड फूड होना चाहिए। कम पचा हुआ कम कुक फूड हुआ खाना भी हमारे लिए डेंजरस है और ओवर कुक्ड भी डेंजरस है। तो इसलिए एक प्रॉपर कुक्ड फूड खाना चाहिए और बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए इफ़ यू डोंट हैव एनी सोर्सेज कि आपको जहाँ से
साफ़ पानी मिल सके। तो आप इस तरह से वायरल मतलब वायरस से होने वाले डिजीज़ और बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ से बच सकते हैं। लास्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन डिजीज़ अभी हमने अपनी डिस्कस करी थी। मलेरिया, मलेरिया कैसे हुआ अभी डिस्कस किया है कि एनोफिलीज जाति, एनोफिलीज स्पीशी मस्किटो आता है, वो पैरासाइट कैरी कर रहा है अपने अंदर प्लाज्मोडियम। जब उसने हमें काटा तो वो प्लाज्मोडियम हमारी ब्लड में छोड़ देता है। वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से हमें मलेरिया होता है। उस केस में अगर बचना है तो क्या करेंगे हम? पहले तो मच्छर को घर में एंट्री ही नहीं देनी है आपको। मस्किटो नेट, रिपेलेंट्स का यूज़ करिए एंड स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स। स्पेशली कंट्रोल द ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज़। ब्रीडिंग ऑफ मस्किटो क्या है? कहीं भी आपने कोई भी बाउल शेप कोई भी खुला छोड़ दिया, जैसे आपने कूलर में पानी भर के छोड़ दिया, वहाँ पे भी आपके मस्किटोज़ बनने लग जाएंगे। खुले हुए सीवेज है वहाँ पे भी आपके मस्किटोज़ बनने लग जाएंगे। बारिश के मौसम में जहाँ भी पानी इकट्ठा होने लगता है वहाँ ये मस्किटोज़ बन सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है और मॉस्किटो के ब्रीडिंग को हमें मौका नहीं देना है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। बीमार तो ये जानवर को भी कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को भी कर देते हैं। लेट्स स्टडी व्हाट आर द डिजीजेस इन एनिमल्स। फर्स्ट इज एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज caused by the bacterium. अच्छा, why I said the bacterium here? Bacteria's group है, the colony of bacterium is called bacteria. Bacteria बहुत सारे बैक्टीरिया को बता रहा है और बैक्टीरियम सिंगल बैक्टीरिया को बता रहा है। ओके। Foot and mouth disease of cattle is caused by virus. You can see in the picture the foot and the mouth diseases which is caused by the वायरस। तो हमें दो ही चीज़ें याद रखनी है, दो ही एग्जाम्पल्स एनिमल डिजीज़ के याद रखने हैं, एंथ्रेक्स, फुट एंड द माउथ डिजीज़। ओके। कॉमन प्लांट डिजीज़ कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यू कॉमन प्लांट डिजीजेस। तो पहला है सिट्रस कैंकर। सिट्रस वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिट्रस फ्रूट्स को इन्फेक्ट कर रहा होगा। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? वो फ्रूट जिनमें विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी किस किस में होता है? ऑरेंज, लेमन, इन सब में विटामिन सी होता है। तो ये सिट्रस कैंकर नाम ही वहाँ से आया है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिट्रस फ्रूट्स को इन्फेक्ट कर रहा है। दिस इज कॉज बाय बैक्टीरिया एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। एयर में प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरिया और सिट्रस फ्रूट्स को जा कर के इन्फेक्ट कर देता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये मौसमी दिखाया हुआ है जिसको बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया हुआ है। ये बीमारी, ये इस डिजीज़ का नाम है सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट। रस्टिंग, आपने आयरन की रस्टिंग का सुना होगा, जंक लगना। अब व्हीट के इस लीफ में भी जंक लग जाती है। ठीक है, ये किससे होता है? फंगाई से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। येलो मोज़ेक ऑफ भिंडी। येलो मोज़ेक, मोज़ेक मीन्स बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंट शेप्स कन्वर्ट हो जाती हैं। मोज़ेक ऑफ भिंडी, वेन्स, नसें, पत्तों की जो नसें हैं वो येलो कलर की हो गई हैं। किसकी पत्ती? भिंडी की, जिसका दूसरा नाम ओकरा भी है। तो भिंडी की पत्तियों में ये जो नसें हैं ये येलो कलर की हो जाती हैं और ये किससे होती हैं? वायरस की वजह से। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कोई भी इंसेक्ट जिसने भिंडी के पौधे को इन्फेक्ट करा हो वो वायरस वहाँ पे छोड़ देता है जिससे कि येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी नाम की बीमारी हो जाती है पौधे को, भिंडी के पौधे को। नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। अभी आपको बताया मैंने कि कंटेमिनेटेड फूड खाएंगे अगर आप, कहीं का भी अनकवर्ड खुला हुआ फूड खाते हैं जहाँ पे मक्खी, मच्छर, सारे कीड़े आकर के बैठ रहे थे, तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा ही नहीं, अगर आप घर में भी बना हुआ खाना जो कि बहुत पहले कुक हो गया था लेकिन आपने उसको बहुत समय के बाद अगर खाया हो तो भी आपके फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। होता क्या है इसमें कि एक तो आपके सर में दर्द होएगा
उल्टी जैसी, वॉमिट जैसा फील होगा, फीवर आएगा, पेट खराब हो जाएगा, डायरिया, और आपके एब्डोमिनल पेन, ठीक है, पेट में दर्द बना रहेगा। इसीलिए फूड पॉइजनिंग से अभी अगर आपको बचना हो तो प्रिवेंट करिए अपने आप को, बचाइए अपने आप को कि आप कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम नहीं करेंगे। फूड प्रेजर्वेशन, बात हो गई सारी डिजीज़ेस की, इतनी बीमारियां कर दी, लेकिन साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल भी था, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। उसका दूसरा काम फूड प्रेजर्वेशन में भी है। फूड प्रेजर्वेशन क्या होता है, जो भी खाना हम बनाते हैं घर में वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता और कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगर हमें उसे ख़राब होने से बचाना है तो उसमें हम कुछ प्रेजर्वेटिव्स डाल करके उसे ज़्यादा दिन तक बनाए रख सकते हैं। बेसिकली ये काम हमारे घर में हमारी दादी नानी जब अचार डालती थी तब ये करती थी, ताकि उनका अचार लंबे समय तक बना रहे और हमें मिलता रहे, ठीक है। तो अब ये प्रेजर्वेशन ऑफ फूड में क्या है, हम क्या करते हैं, या तो हम एडिबल ऑयल, खाने लायक, खाने योग्य तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ प्रेजर्वेटिव्स हैं जिनका नाम है सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट, इनका यूज़ कर सकते हैं फूड प्रेजर्वेशन में। कौन कौन से हो गए, एडिबल ऑयल, सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। अलग अलग वेज भी हैं फूड को प्रेजर्वेशन के लिए, जैसे फर्स्ट है प्रेजर्वेशन ऑफ फूड बाय द यूज़ ऑफ कॉमन सॉल्ट। मीट हो गया, फिश हो गया, आंवला, कच्चे आम या फिर कच्ची इमली, टैमरिंड, रॉ मैंगोज़, इन सब को हम सिर्फ नमक डाल करके भी इनको प्रिजर्व कर सकते हैं ज़्यादा दिन के लिए। प्रेजर्वेशन बाय शुगर, जैम, जेलीज, स्क्वैशेस, बड़ा पसंद होगा ना आपको जैम, जेलीज, इन सब को भी हमने शुगर ऐड करके अलग से इन्हें प्रेजर्व किया है। प्रेजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी दादी नानी जो अचार डालते हैं उसमें तेल भी डाल देते हैं और उसमें वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर विनेगर भी डाल करके उसे लंबे समय तक बनाए रखते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, आपको मालूम है कि कोई भी, अभी बोला जा रहा है कि बहुत सारी बीमारियां अगर आपको हुई तो आपको उबला हुआ पानी पीना है। क्यों? क्योंकि जब हम पानी को उबाल देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं। उबाल के ठंडा करा हुआ पानी ही पीना चाहिए। इस तरह से दूसरी चीज़, अगर हम खाने को फ्रिज में रख देते हैं, मतलब उसको एक ठंडा टेम्परेचर भी दे देते हैं, तो भी वो खाने को सड़ने से हम बचा सकते हैं, लेकिन ये भी कुछ दिन तक ही पॉसिबल है, ठीक है। Boiling kills many microorganisms and keeping food in the fridge at cool temperature inhibits the growth of microorganism. Inhibits मतलब रोकता है उनकी ग्रोथ होने से। नेक्स्ट टॉपिक इज पैस्चराइजेशन। दूध पीते हैं आप लोग? नहीं पीते ना, पीना चाहिए, खूब ताकत मिलेगी। अब आपको मालूम है कि कुछ लोग तो दूध ला रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, कुछ के घर में पैकेट्स आते होंगे। अब ये पैकेट वाला दूध इतने लंबे समय तक चलता कैसे है? लेट्स सी। मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकेंड के लिए लगातार, और फिर उसको एकदम से ठंडे पानी में उस दूध को रख दिया जाता है। उस दूध के वेसल को ठंडे पानी की तरफ या बर्फ़ के ऊपर रख करके उसे एकदम से चिल किया जाता है, और यही प्रोसेस पैस्चराइजेशन होता है। जैसे ही उस दूध को 70 डिग्री सेल्सियस से उबाला और फिर जैसे ही ठंडा किया तभी इसकी पैकेजिंग हो जाती है। फिर आपने देखा होगा कि आपके जो दूध के पैकेट्स होते हैं वो यूजुअली ठंडे पैकेट होते हैं, या फिर किसी दुकानदार ने अगर उसे स्टोर करके रखा हुआ है तो वो उसे फ्रिज में स्टोर करके रखता है ताकि वो ख़राब नहीं हो। लास्ट एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स के बारे में।
ये बताया था मैंने आपको कि सॉइल में पहले से जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो एयर में प्रेजेंट 78% नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें डायरेक्टली रूट्स में फिक्स कर देते हैं ताकि प्लांट को नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट मिल सके। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन is a process by which molecular nitrogen in the air is converted into ammonia or related nitrogenous compounds in soil. नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड बन जाते हैं। नाइट्रोजन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि उससे जो भी चीज़ें बनी वो नाइट्रोजनस हो गई, मतलब अमोनिया हो गया, चाहे दूसरा कोई अदर प्रोडक्ट हो गया जो कि नाइट्रोजन से बना। जब एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को बैक्टीरिया ने फिक्स करा तब वो अमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है या कोई दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड में बन करके सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। उस सॉइल से उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और जब फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी सॉइल की तो प्लांट को ग्रो होने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा हाथ नाइट्रोजन का होता है। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से हो गए? बीन्स, पीज, ठीक है, मटर हो गया या बीन हो गया, इस तरह के प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। उनकी रूट नोड्यूल्स में पहले से राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा पौधे को, उसको भी फ़ायदा पहुंचा रहा है और ख़ुद को भी फ़ायदा पहुंचा रहा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, तुम मुझे फ़ायदा दो, मैं तुम्हें फ़ायदा दूंगा। ठीक है, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है। किसके? लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जो कि मटर या बीन्स हैं। उनमें क्या करता है? एयर का नाइट्रोजन को फिक्स करके उन्हें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रोवाइड करता है और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रोजन साइकिल। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? नाइट्रोजन फिक्स हो रही है रूट नोड्यूल्स में और प्लांट्स को मिल जा रही है, लेकिन इसको हम समझ सकते हैं इस नाइट्रोजन साइकिल से। इस नाइट्रोजन साइकिल में हम समझेंगे कि कैसे एयर की 78% की जो नाइट्रोजन थी वो प्लांट में जाकर के फिक्स हुई। लेट्स बिगिन। 78% of atmospheric nitrogen is one of the essential constituent of living organism as a part of protein, chlorophyll, nucleic acids and vitamins. जितना भी हम प्रोटीन खा रहे हैं उसमें नाइट्रोजन है। जो प्लांट्स की ग्रीन लीफ है, जो ग्रीन कलर है, जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होती है, उसमें भी नाइट्रोजन है। जो हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में डीएनए आरएनए हैं, जो एनिमल की बॉडी में डीएनए आरएनए हैं, उसमें भी नाइट्रोजन है। और जितने भी हम वाइटामिन्स खा रहे हैं, ये विटामिन ए, डी, ई, के, बी, सी, इन सब में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर हमने किसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल को कंज्यूम किया या खाया तो हमने उससे डायरेक्टली नाइट्रोजन बॉडी में ले ली। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। राइजोबियम की बात करी थी जो कि एक बैक्टीरिया है, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA ये एक एल्गी है, फंगाई का फॉर्म है, जो कि एयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज फिक्स बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। हमने बताया कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं। Now here comes the very important topic, नाइट्रोजन साइकिल। लेट्स बिगिन। सबसे ऊपर देखिए आप, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिखा हुआ है। एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन जो है, जो 78% है, वो लाइटनिंग मतलब जब बिजली कड़कती है ना तब भी वो एयर की नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है और किस में बदल जाती है? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। और जब बारिश होती है तो ये जो नाइट्रोजन फिक्स हो गई लाइटनिंग की वजह से, ये डायरेक्टली बारिश के पानी में बारिश के पानी के साथ हमारे सॉइल में या मिट्टी में चली जाती है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो दूसरी साइड देखिए, अगर ऐसा नहीं होता
तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की मदद से भी हो सकता है। या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनका अभी अभी मैंने आपको बताया, ब्लू ग्रीन एल्गी की मदद से भी हो सकता है, जो कि बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, जो कि बाद में उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बदल देते हैं और वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फिक्स हो जाते हैं जाकर के सॉइल में। फ्रॉम द सॉइल दिस गोज टू बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। जब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड में बन करके सॉइल में चला गया तब वो एक नाइट्रोजन की गैस भी बन जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर की फिक्स हो गई, गैसेस की फॉर्म में मिल गई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सॉइल में जो पहले नाइट्रोजनस कंपाउंड बना उसके थ्रू भी ये प्लांट्स में डायरेक्टली चली गई। जब डायरेक्टली चली गई तो फिर ईटन अप बाय एनिमल्स ने ले लिया तो फिर से वो नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट हो गया। कैसे? क्योंकि जब कोई भी एनिमल या प्लांट एक्सक्रीट करता है तो उसका जो एक्सक्रीशन है वो एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, और जब उनकी एनिमल्स और प्लांट सड़ के गल जाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो भी वो डायरेक्टली एक नाइट्रोजनस कंपाउंड में डेवलप हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं, वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर चले गए। इस तरह से प्लांट्स को डिफरेंट फेज में एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्स हो करके मिल जाती है। ठीक है, इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन। आपको अगर नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गई कि कैसे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्स हुई और कैसे सॉइल को मिली, तो आप इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। होपफुली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपके जितनी भी कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो गए होंगे। Please answer all the questions which I have asked in my video in the comment section. Question number 4. Cholera is caused by which microorganism? Bacteria, virus, fungi, protozoan. Question number 5. Preservation of food is done by sodium benzoate, sodium metabisulfate, common salt, all of the above. Thank you children. Bye. Thank you for watching my video and please wait for my next chapter. Okay.